राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा ने संपूर्ण विश्व को नई दिशाएं प्रदान की हैं। आधुनिक विज्ञान के अन्वेषण हो या काल गणना, भारत ने हमेशा ही एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई है। और जब भी हम काल गणना के बारे में बात करते हैं तो याद आता है वो अतीत गौरव जो विक्रम शब्द में निहित है, क्योंकि विक्रम संवत की 2000 वर्षों की यात्रा के दौरान ही हमारी वर्तमान सभ्यता का निर्माण हुआ है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, 2 सहस्त्र संवत बीते हैं, हम निज विक्रम बिना आज फिर मरे मरे जीते हैं। नित्य नए शक हूण हमारा जीवन रस पीते हैं। भरे भरे हैं हाय हृदय ये, किंतु हाथ रीते हैं। ऐसा क्यों है कि विक्रम को प्राणवायु के समान माना गया और शकों को जीवन रस को पीने वाला? क्यों कवि ने भारी हृदय से विक्रम की उपेक्षा को जीवन की उपेक्षा माना? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें अतीत में लौटना होगा। जब काल गणना की शुरुआत हुई थी, गतिशील समय को समझने के लिए संवत को समझना जरूरी है। संवत से वर्ष की गणना की जाती है और वर्ष गणना से काल गणना। सनातन परंपरा में विपल, पल, घटी, मुहूर्त, अहोरात्र, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, शताब्द, सहस्त्राब्द, युग, मनवंतर और कल्प काल गणना के माप हैं। भर्तृहरि ने काल को अनंत माना है। उस अनंत काल में से अपेक्षित समय की गणना के माप के विभिन्न मापदंड अपनाए जाते रहे हैं, जिन्हें हम वर्ष गणना कहते हैं। ये गणना स्थिर नक्षत्रों और गतिशील ग्रहों की राशि पर आधारित होती है। सूर्य आधारित गणना अधिक मान्य है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में करती है, जिसे हम 1 वर्ष की अवधि का समय कहते हैं। चंद्र गणना में 354 दिनों का वर्ष होता है। बृहस्पति आधारित भारतीय परंपरा में सौर वर्ष की अवधि 360 दिन के अंशों में समाहित हो जाती है। भारतवर्ष की काल गणना में संवत, युग, व्यक्ति और वंश के नाम से प्रचलित हुए। यूं तो कहने को 20 संवत चले, लेकिन जीवित थोड़े ही रहे। विक्रम संवत से पहले जो संवत हुए, सप्तर्षि, कली संवत, युधिष्ठिर संवत, वीर निर्वाण, बुद्ध निर्वाण, मौर्य संवत, सिल्युकित और लौकिक संवत। लौकिक संवत के बाद विक्रम संवत आया। विक्रम के बाद के संवत ईसवी सन, शक, कलचुरी, गुप्त, शाहुर, बंगाब्द, गांगेय, हर्ष, हिजरी, भट्टिक, कोल्लम, नेवार, यहूदी, फसली, इलाही, चालुक्य विक्रम, सिंह, लक्ष्मण सेन, पुडेचैप्पू और राज्याभिषेक संवत। जैन पट्टवालियों के अनुसार विक्रम संवत का आरंभ विक्रमादित्य ने महावीर के निर्वाण 527 ईस्वी के 470 साल बाद 57 ईस्वी पूर्व में किया था। विक्रम संवत का आरंभ उत्तर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से और दक्षिण भारत के कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। शक संवत विक्रम संवत के 135 वर्ष पश्चात 78 एडी को आरंभ हुआ। तमाम संवतों में सबसे लंबा जीवन
विक्रम संवत का ही है। इसे शकारी, मालव, सहसांक या कृत संवत भी कहा जाता है। क्या है जो विक्रम संवत को विशेष बनाता है? सनातन परंपरा के अनुसार 7 मोक्ष नगरियां हैं: काशी, मथुरा, कांची, माया, पुरी, अयोध्या और अवंतिका। अवंतिका यानी वर्तमान उज्जैन, जिसे अतीत में उज्जैनी और विशाला नाम से भी जाना जाता रहा है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित महाकाल नगरी उज्जैन में स्वयं भगवान शिव ने आत्मलिंग की स्थापना की थी। यहां से होकर कर्क रेखा भी गुजरती है। कर्क रेखा पर ही स्थित है वेधशाला, जहां वर्षों से खगोल शास्त्र का पारंपरिक अध्ययन किया जाता रहा है। कर्क राशि पर स्थित पुष्य नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि है, इसलिए ये स्थायी भी है और शुभ भी। यही वो विशेषताएं हैं जो उज्जैन को मोक्षपुरी बनाती है। इसी पुण्य धरा पर 57 BC में दुर्जेय विदेशी शकों पर विक्रमादित्य की विजय की स्मृति में विक्रम संवत का आरंभ किया गया। ये संवत भारतीय पारंपरिक गणना के अनुरूप भी है और बहुमान्य भी। भारत, नेपाल, मॉरिशस जैसे देशों की दैनिक गतिविधि में ये सुप्रचलित है। शक संवत की शुरुआत विदेशी शकों द्वारा विक्रम संवत के 135 वर्षों बाद की गई, जब उन्होंने वापस उज्जैनी पर कब्जा कर लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर विक्रम संवत भारत के आत्मगौरव और भारतीय अस्मिता का प्रतीक है, तो शक संवत हमारी पराजय का। विक्रम संवत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे विक्रमादित्य ने आरंभ किया था। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी के निर्देश पर माल्यवान गण ने शकादि दुर्जनों को नष्ट करने और स्वराज स्थापना के लिए विक्रमादित्य नाम से राजा महेंद्रादित्य के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। शिवजी के प्रति उनकी आस्था होना स्वाभाविक था, जो उनके द्वारा महाकाल मंदिर के निर्माण की कारक बनी। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि विक्रमादित्य ने उज्जैन नगर बसाया जरूर, लेकिन वे शिवजी के निमित्त शासन करते थे और महाकाल को ही उज्जैन का राजा मानते थे। विक्रमादित्य के निवास स्थान में मिट्टी के एक प्याले और चटाई के अलावा कुछ न था। विक्रमादित्य एक ऐसे अभूतपूर्व शासक थे जिन्हें उनके अलौकिक प्रतिभा के कारण किंवदंती समझ लिया जाता है। बिना खून खराबे के जिस सम्राट ने अखंड आर्यावर्त का राज्य किया हो, जिसने न सिर्फ भारत बल्कि कंबोडिया से लेकर ईरान तक अपने पराक्रम और विद्वता के निशान छोड़े हों, वो यकीन से परे तो लगेगा ही। क्षेमेंद्र मुनि ने द्वात्रिंशत पुत्तलिका नामक एक महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ की रचना की है, जिसे दक्षिण भारत में विक्रमचरित के नाम से जाना जाता है। इस कथा के अनुसार राजा भोज ने जब विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की कोशिश की तो सिंहासन में जड़ी पुतलियां उनका उपहास करने लगी। भोज ने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वो सिंहासन न्यायप्रिय, प्रजावत्सल, दूरदर्शी, प्रयोगवादी, पराक्रमी, दानवीर और विवेकशील राजा विक्रमादित्य का था। उन्होंने राजा भोज को विक्रमादित्य की योग्यता के बारे में प्रचलित कहानियां सुनाकर पूछा कि क्या वे खुद की तुलना विक्रमादित्य से कर सकते थे। राजा भोज ने इनकार कर दिया। भोज, जो भारत के श्रेष्ठतम राजाओं में शुमार है, यदि विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने लायक नहीं थे, तो फिर कौन है जो उनकी ऐतिहासिकता को छू भी सके। अगर भगवान श्री राम ने आदर्श जीवन का पाठ पढ़ाया, श्री कृष्ण ने आदर्श जीवन प्रणाली की बात की, तो विक्रमादित्य ने आदर्श भारत का निर्माण किया। मालवा में कहावत है, ऊपर जो सूरज तपे नीचे विक्रम जीत, धन धरती धन मालवो धन राजा की रीत। ऊपर आकाश में जिस तरह सूरज चमकता है, उसी तरह धरती पर विक्रमादित्य के नाम का प्रकाश फैला हुआ था।
केवल भारत ही क्यों, पूरे महाद्वीप में विक्रमादित्य की गौरव गाथाएं फैली हुई हैं। अरबों के तीर्थ स्थल मक्का में एक वार्षिक मेला लगा करता था जिसे उकाज कहा जाता था। इस मेले में धार्मिक, साहित्यिक, राजनैतिक, सामाजिक जैसे हर विषय पर विवाद किया जाता था। इस मेले में जरहम बिनतोई नामक कवि को लगातार 3 वर्षों तक कवि सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। बिनतोई ने अपनी एक कविता में लिखा है, वे लोग धन्य हैं जो राजा विक्रम के राज्यकाल में पैदा हुए, जो बड़ा दानी, धर्मात्मा और प्रजापालक था। जब अरब में अविद्या का अंधकार फैला हुआ था, तब विक्रम ने अपनी दया दृष्टि से अरब को वंचित नहीं रखा और पवित्र धर्म का संदेश देकर अपनी जाति के विद्वानों को भेजा, जिन्होंने अरब में विद्या का प्रकाश फैलाया। जिस तरह रघुकुल के लिए कहा जाता था, प्राण जाए ही पर वचन न जाही, उसी तरह गुजरात में जब किसी बात या वचन को प्रामाणिकता देनी हो तो कहा जाता है, ओ विक्रमादित्य वचन छे। यही विश्वसनीयता राजा विक्रमादित्य को किंवदंती पुरुष बनाती है। मन में एक ही सवाल उठता है कि अगर ऐसे थे विक्रम, तो फिर क्यों नहीं विक्रम संवत। कालिदास के ज्योतिर्विद्याभरण ग्रंथ में विक्रमादित्य के दरबार के जिन 9 रत्नों का जिक्र किया गया है, उनमें स्वयं कालिदास के अलावा धन्वंतरि जैसे आयुर्वेद शिरोमणि और वराह मिहिर जैसे खगोल शास्त्री भी शामिल थे। स्वाभाविक है कि विक्रम पंचांग की रचना विशुद्ध खगोलीय विज्ञान के आधार पर की गई थी। हम सब जानते हैं कि उज्जैन काल गणना का वैश्विक केंद्र रहा है, जहां से यह संवत आरंभ हुआ। लेकिन पराधीनता के दौर में भारतीय मनीषा को क्षतिग्रस्त करने और भारत विखंडन के षड्यंत्र में काल गणना का केंद्र ग्रीनविच मान्य करार दिया गया। ये केवल विक्रमादित्य तथा विक्रम संवत की उपेक्षा नहीं है, बल्कि भारतवर्ष की ज्ञान परंपरा को खारिज करने का एक उपक्रम है। विक्रम गौरवशाली थे, पराक्रमी थे। विक्रम संवत जब देश में इतना लोकमान्य है कि आज तक काल गणना का केंद्र महाकाल की नगरी उज्जैन भी है, और विक्रम संवत गणितीय तथा खगोलीय दृष्टि से इतना अचूक है, तो भी विक्रम संवत देश का आधिकारिक संवत क्यों नहीं है? शायद वही वो पीड़ा थी जिसने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को ये लिखने पर बाध्य कर दिया, 2 सहस्त्र संवत बीते हैं, हम निज विक्रम बिना आज फिर मरे मरे जीते हैं। नित्य नए शकहूण हमारा जीवन रस पीते हैं, भरे भरे हैं हाय हृदय ये किंतु हाथ रीते हैं। अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदधपुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।